दक्षिणी घाटियों की गोद में एक गांव बसता था, रायगढ़। यहाँ सुबह देर से आती थी, जैसे सूरज भी इस धरती पर कदम रखने से पहले सोचता हो। गांव के पूर्वी छोर पर पीपल और बरगद के जंगल के बीच एक पुराना कुआं छुपा था, हरा, मौन और रहस्यमय। गांव में एक कहावत थी, जो उस कुएं तक गया वह सिर्फ पानी नहीं लाया, कुछ और भी साथ ले आया। लेकिन आज की कहानी कुएं से नहीं, एक आंसू से शुरू होती है। गांव की आखिरी बस्ती एक मिट्टी और फूस की कुटिया, अंदर जल रहे दिए की लौ उदासी से कांप रही थी। आरव घुटनों में चेहरा छुपाए बैठा था। खाट पर उसकी माँ सुगना देवी, बीमार, थकी और मौन। माँ, आप जाग क्यों रही हो? सो जाओ। नींद कहाँ आती है बेटा, जब मेरा बच्चा खुद दर्द में जाग रहा हो। आरव की आंखें लाल थीं, लेकिन नींद से नहीं, संघर्ष से थीं। माँ, कभी लगता है मेरा जन्म ही गलती था। ऐसा मत बोल, तू तो मेरी आखिरी उम्मीद है। उम्मीद? जो खुद बुझ रही हो तो उसे रोशनी कैसे कहे माँ? कमरे में सन्नाटा जम गया, जैसे शब्द भी डरकर चुप हो गए हों। तू बचपन में कहता था दुनिया बदल दूंगा। दुनिया बदलने चला था, घर की छत तक नहीं बदल पाया। सुबह की पहली किरण के साथ आरव नदी की तरफ निकला। तभी सामने से नैना आई, वैद्य माधव की बेटी, बुद्धिमान और संवेदनशील। आरव, तू रोया है? नहीं, बस रात थोड़ी लंबी थी। लंबी रातें अक्सर भारी सच बोल देती हैं। क्या हुआ? माँ की तबीयत बिगड़ रही है, इलाज महंगा है। मैं बाबा से बात करूंगी, शायद कुछ उपाय निकले। जड़ी बूटी भी मुफ्त कहाँ मिलती है? जब सारे दरवाजे बंद लगें तो कोई छुपा हुआ दरवाजा खुलने वाला होता है। रायगढ़ की सबसे भारी परछाई जमींदार रुद्रदेव सिंह, उसकी हवेली, पत्थर, सत्ता और अहंकार का किला। क्या चाहिए? माँ बहुत बीमार है, इलाज के लिए धन चाहिए। 60 साल की उम्र हो गई, अब कौन बचाता है ऐसे लोगों को? वो मेरी माँ है। तो तू अब तक सांस क्यों ले रहा है? आपकी भी माँ होगी, उसे याद कर लीजिए। कर्ज चाहिए तो कुछ गिरवी रख। क्या गिरवी रखूं? टूटी छत या अपनी सांसें? दया मेरे खून में नहीं। जाओ, चले जाओ यहां से। क्या हुआ बेटे, हवेली से आ रहा है? हाँ, लेकिन खाली हाथ। तुझे तेरे पिता का सच पता है? नहीं तो कैसा सच? तेरे पिता रायगढ़ के सबसे बड़े जमींदार थे, रुद्रदेव से भी बड़े। क्या मेरे पिताजी जमींदार थे? तेरी विरासत कभी तेरे घर तक आने ही नहीं दी गई। वह शब्द हवा में नहीं, इतिहास में गिरे। शाम हो गई थी। आरव चलते चलते उसी रहस्यमयी कुएं के पास जाकर बैठ गया। किस दरवाजे पर दस्तक दूं मैं? उस दरवाजे पर जिसे बंद नहीं, भुला दिया गया हो। पीछे एक वृद्ध खड़ा था, झुर्रियों में समय, आंखों में सच। कौन है आप? मैं वही हूं जिसने तेरे पिता के आखिरी कदम सुने थे। क्या मतलब? तेरे पिता गए नहीं थे, यहीं से गायब हुए थे। हवा जम गई, सांस भारी, अंधेरा सुनने लगा। उनकी कहानी इसी कुएं में उतरती है। रात गहराती जा रही थी। रायगढ़ गांव अब सिर्फ एक धुंधली याद की तरह दूर चमक रहा था। गांव की सीमा पर पुराना कुआं वर्षों से मौन खड़ा था, जैसे कोई दरवाजा जो सच छुपाए बैठा हो। कुएं के पास एक वृद्ध खड़ा था, शरीर झुका पर आत्मा सीधी। सामने आरव सवालों और घबराहट के बीच खड़ा था। मेरे पिता यहां से गायब हुए थे? आप क्या कहना चाहते हैं? तेरे पिता का नाम देवराज सिंह था।
नाम सुनते ही हवा भारी हो गई, जैसे कोई पुरानी गाथा जाग उठी हो। ऐसा नाम रायगढ़ की मिट्टी में फिर कभी पैदा नहीं हुआ। देवराज सिंह, मेरे पिता? हाँ, और जो जमीन आज रुद्रदेव के नाम है वह कभी तेरे पिता की सांसों से सींची गई थी। फिर यह बात मुझे कभी भी क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि यहां सच बोलने वालों की या तो आवाज दबा दी जाती है या सच बोलने वाला ही दफना दिया जाता है। दर्द अब आग में बदलने लगा था। मेरे पिता के साथ क्या हुआ था? तेरे पिता जब जमींदार थे तब गांव में भूख भी उनसे डरती थी। उसकी देहरी पर कोई बैठ जाए उसकी आत्मा तृप्त होकर लौटती थी। और रुद्रदेव? वो तब भी लालची था, बस उतना ताकतवर नहीं था। तेरे पिता ही उसकी ताकत, उसका भरोसा थे। फिर गांव में नया राजा आया, राजा विक्रांत, और यहीं से सारा खेल बदल गया। कैसा खेल? रुद्रदेव ने तेरे पिता से जमीन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर छल से ले लिए। हस्ताक्षर पिताजी ने दे दिए? कागज सही था मगर नीयत गलत थी। तेरे पिता विश्वास कर बैठे और रुद्रदेव ने उसी पर जाल बुन दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या? कागजों पर देवराज का नाम था मगर मालिक अब रुद्रदेव था। तो गांव ने तो विरोध किया होगा। गांव? बेटा, जिनको तेरे पिता ने रोटी दी उन्होंने ही गवाही देने से मुंह मोड़ लिया। लेकिन राजा? राजा नया था, उसकी आंखों में न्याय कम, चमक ज्यादा थी। गवाही नहीं, दस्तावेज थे। फैसला रुद्रदेव के पक्ष में गया। और उसी दिन देवराज सिंह रायगढ़ से बेदखल कर दिए गए। फिर एक रात रुद्रदेव ने तेरे पिता को मिलने बुलाया। उसने कहा, सब ठीक कर देंगे, आखिरी बार मिल लो। फिर क्या पिताजी चले गए उससे मिलने? हाँ, क्योंकि सच्चे लोग झूठ को भी सच मान लेते हैं। उस रात यही कुआं, यही हवा, यही आसमान था। बस फर्क इतना था कि उस रात के बाद कोई वापस नहीं आया। गांव वालों ने देखा, देवराज कुएं की ओर गए और फिर गायब। उस रात के बाद कुएं से आवाजें आने लगीं। कैसी आवाजें? जैसे कोई मदद मांग रहा हो, कोई न्याय पुकार रहा हो। तू यहां आया है, ये संयोग नहीं है। ये कुआं उन्हीं को बुलाता है जिनका सच अधूरा रह गया हो। आरव का दुख अब मिट चुका था और अब उसकी जगह संकल्प ने ले ली थी। अगर सच यही है तो यह कहानी खत्म नहीं, अब शुरू होगी। पहली बार कुएं ने कोई प्रतिध्वनि नहीं दी, जैसे उसने हाँ कह दिया हो। घर लौटते समय आरव की आंखों में वही आग थी जो कभी उसके पिता में थी। आरव बेटे, कहाँ था तू? माँ, कल से हमारी कहानी बदलने वाली है। स्वर में उसके दर्द नहीं, निर्णय था। इधर हवेली में भी हलचल थी। लड़का कुएं तक पहुंच गया है। मालिक, उसे रास्ते से हटा दें। नहीं, ये खेल मेरी मर्जी से शुरू होगा और मेरी मर्जी से खत्म भी होगा। सुबह हमेशा जैसी ही थी, पर इस बार हवा में घोषणा थी। अन्याय की रात ढल चुकी है, सत्य की सुबह अब उठने वाली है। और उस सच की पहली सीढ़ी वही पुराना कुआं था, जहां अब आरव डर से नहीं, इरादे से खड़ा होगा। रात और खामोशी, जब ये दोनों मिलते हैं तो राज या तो हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं या फिर दबे पांव बाहर निकल आते हैं। रायगढ़ गांव में इसी सन्नाटे के बीच कोई जाग रहा था। आरव, जिसकी नींद अब सपनों से नहीं बल्कि सवालों से टूटती थी। सुबह सूरज निकला, मगर हल्का नहीं, भारी, जैसे हवा खुद कुछ बोलना चाहती हो। आरव आंगन में खड़ा था, हाथ में पानी, लेकिन मन आग से भरा। अचानक डाकिया हांफते हांफते आता है। आरव, प्रधान ने पंचायत बुलाई है अभी। पंचायत? इतने सालों में पहली बार। डाकिया जवाब नहीं दे पाता। सवाल हवा से तेज दौड़ते हैं। मैदान लोगों से भरा था, चेहरे वही, भावना अलग।
सबसे आगे रुद्रदेव ठाकुर, नजर तेज, रुतबा भारी। आओ भाई, वारिस साहब पधारे हैं। वारिस शब्द सर में लिपटा ताना था, क्योंकि सब जानते थे आरव के पास अब कुछ बचा नहीं, कागजों में तो बिल्कुल नहीं। मैं आया हूं, बोलिए। गांव के कुएं वाली जमीन किसकी है? सरकार की। गलत, कागज तो कहते हैं वो जमीन मेरी है। कागज सच को नहीं बदल सकते ठाकुर साहब। सच साबित कौन करेगा? तू करेगा? हाँ, मैं करूंगा। ठीक है, 3 दिन। अगर साबित कर दिया कि कुआं और जमीन तुम्हारे पिता की थी तो मैं सबके सामने माफी मांगूंगा, और अगर नहीं कर पाए तो हमेशा के लिए रायगढ़ छोड़ दोगे। मंजूर है। रात का समय, वही कुआं, वही सन्नाटा। आरव ने कुएं में पत्थर फेंका, पर पानी की आवाज नहीं आई। अरे इस कुएं में तो पानी ही नहीं है। तभी कुएं की गहराई से एक आवाज आई। नीचे। कौन? कौन है कुएं में? उतर जरा। आरव रस्सी बांधकर उतरने लगा। 10 फीट, 20 फीट, 40 फीट, और पैर जमीन पर टिक गए। धूल भरी जमीन पर लिखा था, विश्वासघात। दीवार छूते ही और शब्द उभरने लगे। गवाही झूठी थी, सच दफनाया गया। मैं लौटूंगा, और नीचे एक नाम, देवराज। पिताजी। आरव को दीवार में एक जंग लगी डिबिया मिली। उसके अंदर चांदी की अंगूठी, डीएस खुदा हुआ, जमीन का फटा नक्शा, डायरी का पन्ना, और डायरी में लिखा था, अगर ये तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना सच अभी जिंदा है। और फिर वही आवाज आती है, अब बाहर जाकर सच पूरा कर। आरव बाहर आया। उसके हाथ खाली नहीं थे, सच था। फिर अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। कौन है? कौन है वहां? एक बूढ़ा बाहर आया, वही जिसने पहली बार कहानी बताई थी। मुझे पता था तुम जरूर वापस बदल कर आओगे। चाचा जी, ये इतने सबूत काफी है क्या? ये सबूत नहीं, इतिहास है। पर याद रखना, सच तलवार भी है और ढाल भी। मालिक, लड़का कुएं से कुछ लेकर आया है। क्या मिला है उसे? कुछ सबूत और देवराज की कोई निशानी मिली है। तो खेल अब सच में शुरू होगा। चलो देखते हैं देवराज का खून कितना तगड़ा है। रात की हवा में आज डर नहीं, एक कहानी की वापसी थी। आरव ने आसमान देखा। खेल तूने शुरू किया था ठाकुर, पर खत्म अब मैं करूंगा। हवा खामोश रही, पर उसने बात सुन ली थी। रायगढ़ में सूरज वहीं था, पर सुबह आज किसी फैसले की तरह सख्त थी। गांव का बच्चा बच्चा बस एक ही बात कर रहा था, क्या आरव सच साबित कर पाएगा? क्या रुद्रदेव हार सकता है? कुछ सवाल इतिहास पलट देते हैं, और यह सवाल वही था। आज आरोप नहीं, आज सबूत बोलने वाले थे। पंचायत प्रमुख ने डंडा जमीन पर ठोका। आरव, कल तूने कहा था तेरे पास सबूत हैं, तो आज वो सबूत सबके सामने पेश कर। आरव आगे बढ़ा। उसके हाथ में वही जंग लगी डिबिया थी जो आज न्याय की तिजोरी बन चुकी थी। आरव ने चांदी की अंगूठी मेज पर रखी, जिस पर उभरा था डीएस। ये तो देवराज बाबू की अंगूठी है। एक पुरानी अंगूठी कुछ साबित नहीं करती। अभी तो दूसरा सबूत भी है ठाकुर साहब। आरव ने अधूरा जमीन का नक्शा दिखाया, जिस पर पंचायत की पुरानी मोहर के निशान थे। मोहर तो वही लगती है, पर ये मोहर तो अधूरी है। और अधूरे कागज अदालत में मान्य नहीं होते। अभी तो तीसरा सबूत बाकी है। आरव डायरी का फटा पन्ना पढ़ने लगता है।
अगर ये शब्द किसी के हाथ लगे तो समझ लेना सच अभी जिंदा है। ये दिल को छू सकता है पर फैसला नहीं बदल सकता। आरव ने गहरी सांस ली। तभी अब गवाह आएगा। गांव की आखिरी झोपड़ी से एक बूढ़ा धीरे धीरे बाहर निकला। नाम मोहनदास, उम्र से बुजुर्ग, यादों से भारी, कभी देवराज का सबसे वफादार मुनीम, जिसे 20 साल पहले मरा हुआ मान लिया गया था। ये जिंदा है? देवराज जी निर्दोष थे। कागज मैंने नहीं, मैंने मजबूरी में रुद्रदेव के कहने पर बनाए थे। मुझे धमकी दी गई थी, या तो झूठ तैयार करूं या मेरा पूरा परिवार मिटा दिया जाएगा। उसने रुद्रदेव की ओर देखा। सच का कफन अब फट चुका है मालिक। वाह, 20 साल बाद एक बूढ़े की गवाही। दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ लगता है इसका। क्या प्रमाण है कि यह आदमी वही मोहनदास है? क्या किसने इसे यहां 20 साल से देखा है? आरव ने शर्ट की जेब से धीरे से एक कागज निकाला। ये रहा प्रमाण, देख लो, प्रमाण यही है। वह था पुराना पंचायत उपस्थिति रजिस्टर, जिस पर लिखा था मुनीम मोहनदास, और नीचे अंगूठे का निशान। अब आरव ने मोहनदास का अंगूठा लिया और दोनों निशान बिल्कुल एक जैसे थे। ये देखो, ये तो मेल खा गया। सच मिटता नहीं, बस गवाह का इंतजार करता है। जिंदा गवाह और प्रमाण को पंचायत नहीं नकार सकती। फैसला अभी बाकी है। सच है, देवराज मालिक थे, लेकिन उनकी मौत के बाद राजा विक्रांत की मुहर से जमीन मुझे मिली थी, और राजा का आदेश पंचायत भी नहीं काट सकती। अगर जमीन राजा विक्रांत के आदेश से मिली है तो उनका बयान भी तो आएगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि क्योंकि राजा विक्रांत मरे नहीं थे। यह सुनते ही पंचायत पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे इतिहास ने ही सांस रोक ली हो। बिजली गिरी नहीं, पर वाक्य गिर चुका था। कुछ कहानियां मौत से शुरू होती हैं, कुछ न्याय से, और कुछ एक उजाड़ कुएं में गिरती गूंज से। यह तीसरे प्रकार की कहानी थी। यह झूठ है। राजा विक्रांत 18 साल पहले लापता हुए थे। उन्हें मृत घोषित किया गया था। लापता और मृत में फर्क होता है ठाकुर साहब, और इतिहास कभी अधूरा मरता नहीं। तभी वहां अचानक से राजा विक्रांत आ जाते हैं। मैं 18 साल छुपा रहा ठाकुर, क्योंकि जिस दिन देवराज सिंह के साथ अन्याय हुआ उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि राजा होना मुकुट पहनना नहीं, जिम्मेदारी उठाना होता है। पर मैं उस जिम्मेदारी में विफल हो गया था। तुमने रुद्रदेव मुझे झूठे कागज दिए और मैंने सत्ता के अंधेपन में उन्हें सच मान लिया। जब सच्चाई सामने आई तब तक देवराज की आत्मा न्याय की प्रतीक्षा में भटक रही थी। मैं आज राजा बनकर नहीं, गवाह बनकर आया हूं। न्याय के कटघरे में ताज नहीं, सत्य खड़ा होता है। राजा के इशारे पर सैनिक आगे आए और रखे असली जमीन के कागज, राजा की मुहर, देवराज की संपत्ति के असली रिकॉर्ड, जालसाजी का प्रमाण और राजा का स्वयं लिखा अपराध स्वीकृति पत्र। जो न्याय 20 साल पहले होना चाहिए था, वह आज पूरा होगा। रुद्रदेव, तुम दोषी हो धोखा, जालसाजी, हत्या और सत्ता दुरुपयोग के। जैसे देवराज को तुमने समाज से बाहर किया था, वैसे ही आज तुम्हें समाज से नहीं, इतिहास से बाहर किया जाता है। तुम्हारी सारी संपत्ति आरव और उसकी मां को दी जाती है और तुम जीवन भर उसी जमीन के रखवाले रहोगे जहां देवराज ने अंतिम सांस ली थी। वही रुद्रदेव जिसके सामने कभी गांव झुकता था, आज घुटनों पर गिरा पड़ा था। तुम्हारे पिता आज गर्व कर रहे होंगे बेटा। ये जीत मेरी नहीं मां, सच की है।
तुमने तलवार से नहीं, सत्य से युद्ध जीता है। आरव उसी पुराने कुएं की ओर बढ़ा जहां से कभी रहस्य शुरू हुआ था। अब तुम आजाद हो पिताजी। इस बार कोई पुकार नहीं आई, केवल हवा में एक हल्का सा एहसास, जैसे किसी आत्मा को शांति मिल गई हो। जब सच को गवाह मिल जाए तो झूठ के किले हवा से भी हल्के हो जाते हैं। देवराज मर कर भी जीत गया, क्योंकि उसकी विरासत खून में नहीं, उसके बेटे के साहस में जीवित थी। और आरव, वह अब केवल जमीन का वारिस नहीं, न्याय की जमीन का उत्तराधिकारी बन चुका था।